आज की हमारी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, जिसमें हमारे सब टॉपिक्स जो आज हम स्टडी करेंगे वो है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण पर विधियां यानी कि विधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो ये हमारा टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं शुरू। सबसे पहले है शिक्षण का अर्थ। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। कि शिक्षण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो अध्यापक है वो अपने विद्यार्थी के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, क्योंकि एक शिक्षक के जीवन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसका विद्यार्थी अपने जीवन में पॉजिटिवली आगे बढ़े, वो अच्छे कार्य करे और अपने जीवन को आसानी से जी सके। तो यही एक शिक्षण का अर्थ है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। एक शिक्षक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के अंदर, उसके विद्यार्थी के अंदर नकारात्मक परिवर्तन आए, वो समाज के लिए दुखदायी हो। इसीलिए वो तो यही प्रयास करता है कि उसका विद्यार्थी एक नेक इंसान बने, उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए। शिक्षण सीखने को आसान बनाना है। अगर हम छोटे शब्दों में समझें तो उसका मतलब है कि सीखने को आसान बनाना, यानी कि फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। जब आप कुछ सीख रहे हो तो आप उसे इतनी आसानी से सीखो कि वो आपको जीवन भर याद रहे। तो ये क्या है? शिक्षण है। फिर है डेफिनेशन, स्किनर के द्वारा दी गई। स्किनर ने कहा, शिक्षण सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करता है। जो स्किनर थे उन्होंने जो शिक्षण की परिभाषा दी उसके अनुसार शिक्षण सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा यानी कि तैयार करता है। फिर है जॉन डीवी। जॉन डीवी की परिभाषा के अनुसार शिक्षण अनुभव साझा करने की प्रक्रिया है। कि जो शिक्षण है उसके द्वारा एक मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन अपनी नॉलेज को लेस नॉलेजेबल पर्सन की तरफ ट्रांसफर करता है। ये मानना था जॉन डीवी का कि शिक्षण अनुभव साझा करने की प्रक्रिया होती है। एक शिक्षक अपना अनुभव अपने बच्चों के साथ साझा करता है ताकि उसके स्टूडेंट्स अपने जीवन में सफल हो सके। तो स्किनर की भी बात बिल्कुल उपयुक्त है कि शिक्षक सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करता है तब शिक्षण होता है। और जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षण अनुभव साझा करने की प्रक्रिया है। फिर है शिक्षण के उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य है सबसे पहले कि आपको बच्चे के अंदर ज्ञान का विकास करना होता है, नॉलेज डेवलपमेंट करनी होती है। सेकंड है आपको स्टूडेंट्स के अंदर कौशल का विकास करना होता है, स्किल डेवलपमेंट। कि अगर बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में ज्यादा अच्छा है तो वो उसमें और अधिक
विकसित हो सके, ये शिक्षण का उद्देश्य है। फिर है बच्चों के अंदर उनके व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि बच्चे को अच्छी बातें सिखाई जाए। शुरू में तो बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है, उसे जो भी बात बताई जाती है वो उसे ही समझता है और उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक छोटा बच्चा जो है, अगर आप उसे अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चा संस्कारी बनेगा, और अगर आप उसे कुसंस्कारों से भर दोगे तो बच्चा कुसंस्कारी ही बनेगा। सामाजिक गुणों का विकास, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक गुणों का विकास करना भी है, कि बच्चा समझ सके कि समाज में रहने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। फिर शिक्षण का उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का विद्यार्थियों के अंदर विकास करना। बच्चों को नैतिकता के बारे में पता चल सके कि आपको जो दीन दुखी लोग हैं उनकी मदद करनी है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अपने से छोटों को प्यार करना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गरीबों की मदद करनी है, और हमेशा अपने मन में दूसरों के लिए अच्छे विचार ही रखने हैं। तो ऐसे नैतिक मूल्यों का विकास जो है शिक्षण के द्वारा होता है। फिर है सामान्य उद्देश्यों के बाद आते हैं शैक्षिक उद्देश्य। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इस तरीके से है। सबसे पहले आता है शैक्षिक उद्देश्यों में संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। संज्ञान का मतलब होता है सोचना समझना। बच्चे के अंदर सोचने समझने का विकास करने के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य हमेशा संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, समझ की आवश्यकता पड़ती है, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, कि बच्चे ने अपने टीचर का जो ज्ञान प्राप्त किया है, जिसे समझा है, उसे वो अपने जीवन में कैसे अप्लाई करता है। फिर विश्लेषण की आवश्यकता होती है, फिर संश्लेषण की आवश्यकता होती है, और उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। जब हम बच्चों को सब कुछ पढ़ा देते हैं, उनका टेस्ट ले लेते हैं, बड़े टॉपिक्स को छोटे टॉपिक्स में तोड़ तोड़ कर समझाते हैं, तो उसके बाद एट लास्ट हम उनका एग्जाम लेते हैं, जिसे इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसमें हम बच्चों के बारे में ये पता करते हैं कि बच्चे ने सारा साल कितना स्टडी किया है, उसके संज्ञान में कितना परिवर्तन आया है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो भाग हैं वो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर है आपके पास सेकंड भावात्मक क्षेत्र, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। संज्ञानात्मक के बाद आपके आते हैं भावात्मक, क्योंकि जब भी बच्चा कुछ भी करता है तो उसमें उसकी भावनाएं जुड़ ही जाती हैं। तो इसमें जो मुख्य भाग हैं इसके भावात्मक क्षेत्र के, वो है रुचि, कि बच्चा अपनी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ता है, या कोई भी कार्य अगर करता है तो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग करता है। दृष्टिकोण, बच्चे का अपना ही एक दृष्टिकोण होता है। कई बार बच्चों के अंदर दृष्टिकोण डेवलप नहीं हो पाता, तो बड़ों का ये फर्ज है कि वो बच्चों के दृष्टिकोण को बनाए, उन्हें सही और गलत की पहचान करवाएं, ताकि उनके जीवन का एक एटीट्यूड डेवलप हो सके। एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण, कि सही को सही और गलत को गलत कहना। फिर है मूल्य, बच्चों को वैल्यूज बताना, कि बेटे सामाजिक जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, घर में रहने के लिए आप किन वैल्यूज का प्रयोग करोगे, स्कूल में रहोगे तो किन वैल्यूज का प्रयोग करोगे। एक जीवन में सत्य, अहिंसा आदि मूल्यों का विकास होना कितना जरूरी है,
हम ये अपने बच्चों को बता सकते हैं और ये भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अपनी लाइफ में प्लेयर बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट गेम्स की तरफ है, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी एकेडमी में एडमिशन दिलवाएं और उनके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप कर सकें कि बेटा आपको जीतना है। ये एक बुराई नहीं है, ये है अच्छाई, बच्चों को जीतने का एटीट्यूड देना। फिर हम बच्चों को ये वैल्यूज दे सकते हैं कि तुम अगर मेहनत करोगे तभी तुम जीतोगे, बिना मेहनत के कभी कोई जीत नहीं सकता। तो ये वैल्यूज हो गई। इस तरीके से हम अपने बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को देख करके एटीट्यूड एंड वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं और उनके अफेक्टिव डोमेन की डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि भावात्मक क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। फिर है मनोदैहिक क्षेत्र, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। जब साइकोमोटर की बात आ जाती है तो शारीरिक कौशल भी आ जाएगा, क्रियात्मक कौशल भी आ जाएगा। शारीरिक कौशल यानी कि फिजिकल स्किल, बच्चों को इतना हिष्ट पुष्ट बनाना चाहिए कि वो हंसते खेलते उछलते कूदते रहें, अपनी ये क्रियाएं कर सकें ताकि उनके शरीर का विकास हो सके। फिर है क्रियात्मक गतिविधियां, एक्टिविटी बेस्ड स्किल। हमें बच्चों को बुकिश नॉलेज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क भी करवाना चाहिए ताकि वो अपनी क्रियात्मक गतिविधियों में लगे रहें और व्यर्थ की बातों की ओर उनका ध्यान ना जाए। हमें बच्चों को वेस्ट को रीयूज करना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की नॉलेज देनी चाहिए। इस तरीके से बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा हम बच्चों का मनोदैहिक क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। फिर है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के मुख्यतः 6 सिद्धांत ही होते हैं। सरल से कठिन की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले बच्चों को सरल टॉपिक्स ही करवाने चाहिए, उसके बाद बच्चों को कठिन टॉपिक्स की नॉलेज देनी चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सबसे पहले बच्चों को जो उनके आंखों के सामने ज्ञात चीजें हैं जिन्हें वो जानते हैं उसके बारे में समझाना चाहिए और उसके बाद अज्ञात यानी कि अननोन चीजों के बारे में बताना चाहिए। ठोस से अमूर्त की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जिन चीजों को बच्चा छू सकता है उन चीजों के बारे में पहले समझाना चाहिए और उसके बाद उससे जुड़ी हुई अमूर्त चीजें जो वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है उन चीजों के बारे में समझाना चाहिए। बच्चों को हमेशा लर्निंग बाय डूइंग की ओर ही अग्रसर करना चाहिए, यानी कि बच्चों को क्रियात्मक विधि के द्वारा ही पढ़ाना चाहिए। सिर्फ टीचर ही बोलता रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा बच्चों को भी अपनी टीचिंग के अंदर इंक्लूड करके उनसे क्वेश्चंस सोल्व करवा करके ही हमें जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ध्यान में रख करके ही शिक्षा दे। उसकी क्लास में जिस तरीके के स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख करके उनकी रुचि के अनुसार ही टॉपिक्स को उन्हें समझाएं जिससे बच्चों का मार्गदर्शन हो सके। रुचि और प्रेरणा पर आधारित, हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो उनके रुचि यानी कि उनके इंटरेस्ट के आधार पर उन्हें देनी चाहिए और समय समय पर उन्हें प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन देते रहना चाहिए। मोटिवेशनल स्टोरीज के द्वारा बच्चे मोटिवेट होते हैं और वो अच्छे से पढ़ाई या अपने किसी भी क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं तो लगातार करते रहते हैं। फिर है आगे
शिक्षण में संप्रेषण, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है उसका टीचिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एक टीचर अपने बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करके ही उन्हें टॉपिक्स समझाता है। वो अपने विचारों को अपने स्टूडेंट्स के सामने रखता है और स्टूडेंट्स के विचारों को टीचर समझता है। ये बात सिर्फ तभी हो सकती है जब टीचर और स्टूडेंट में कम्युनिकेशन की भावना पूरी तरीके से विकसित हो। टीचर इतना पोलाइट हो कि वो अपने बच्चों से प्यार से बात करे, उनके विचारों को समझे। फिर है संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विचारों, भावनाओं, जानकारी का आदान प्रदान होता है। यानी कि संप्रेषण कम्युनिकेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विचारों, भावनाओं, जानकारी का आदान प्रदान होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को बताता है और विद्यार्थी शिक्षक को बताते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कम्युनिकेशन एक तरीके से मैसेज को समझ के साथ पहुंचाना है। एक टीचर अपने बच्चों को अगर कोई मैसेज दे रहा है या कोई टॉपिक समझा रहा है तो वो इस तरीके से बताता है कि समझ विकसित हो बच्चों की, बच्चों के पास मैसेज सिर्फ रीडेबल ना हो, वो समझ के साथ उन तक पहुंचे। संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया एक चक्र है। इस चक्र के अंदर कुछ भाग हैं। पहला भाग है इसका प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, चौथा है ग्राही और पांचवा है प्रतिक्रिया। प्रेषक यानी कि एक टीचर जो एक सेंडर की तरह कार्य करता है, वो अपने स्टूडेंट्स को टॉपिक समझाता है, टॉपिक की नॉलेज बच्चों को देता है और जो नॉलेज दी जाती है वो एक संदेश है, मैसेज की तरह कार्य करता है। बीच में वो माध्यम का यूज करेगा यानी कि मीडियम या चैनल। माध्यम क्या हो गए कि भाई वो बुक्स की हेल्प लेगा बच्चों को समझाने के लिए, ब्लैक बोर्ड, चौक की हेल्प लेगा अपने बच्चों को समझाने के लिए, प्रोजेक्टर्स की, वीडियोस की, ऑडियोस की हेल्प लेगा स्टूडेंट्स को टॉपिक्स को समझाने के लिए। ग्राही होंगे स्टूडेंट्स यानी कि रिसीवर, जो उस नॉलेज को गेन करेंगे। फिर आएगी प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, बच्चे बताएंगे कि उन्हें टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। अगर टॉपिक समझ में आया है तो कितना समझ में आया है। और यहाँ पर प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक पर संप्रेषण पूरा हो जाता है। सबसे पहले टीचर होगा, टीचर के पास मैसेज होगा, मैसेज को भेजने के लिए मीडियम होगा और उस मैसेज को रिसीव करने के लिए स्टूडेंट रिसीवर होंगे और फिर स्टूडेंट्स फीडबैक देंगे और यहाँ पर कम्युनिकेशन फुल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों, भावनाओं और जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। फिर है संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मौखिक यानी कि बोलकर या लिखकर देना, इसका एग्जाम्पल है लेक्चर्स। अमौखिक यानी कि हाव भाव के द्वारा समझाना। फिर है दृश्य संप्रेषण यानी कि चार्ट के द्वारा, चित्र के द्वारा या किसी वीडियो के द्वारा टॉपिक को समझा देना, मैसेज को भेज देना स्टूडेंट्स तक। प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं। प्रभावी संप्रेषण हमेशा स्पष्ट होता है, उसमें किसी भी प्रकार की उलझन नहीं होती। प्रभावी शिक्षण संप्रेषण जो है वो सरल होता है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। एक अध्यापक जब संप्रेषण करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य अपने विद्यार्थियों को टॉपिक अच्छे से समझाना होता है। ये एक द्विपक्षीय वार्ता होती है यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन है ये। इसके अंदर एक तरफ अगर विद्यार्थी है तो दूसरी तरफ टीचर है, क्योंकि टीचर और विद्यार्थी ही एक साथ होने जरूरी है। फिर है ये समय अनुकूल है, टाइमली है, हम समय के अनुसार ही
अपना टॉपिक्स को बच्चों तक कम्युनिकेट करते हैं। टॉपिक ना ही तो ज्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा लंबा होना चाहिए। छोटा अगर टॉपिक होगा बिल्कुल ही तो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और अगर टॉपिक ज्यादा ही लंबा हो जाएगा तो बच्चा बोरियत महसूस करने लग जाएगा। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए उसका समयानुकूल होना अति आवश्यक है। फिर जो उसकी छठी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि जो भी संप्रेषण हो वो समझ में आने योग्य हो। ऐसा ना हो कि हम बच्चों को वो टॉपिक समझाएं जो उनकी क्लास से मतलब ही नहीं रखता और एक्स्ट्रा नॉलेज का है, जिसे वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें बच्चों को उनकी समझ के अनुसार ही समझाना चाहिए। हमारा संप्रेषण सरल, स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण, समयानुकूल, द्विपक्षीय और समझने योग्य होना चाहिए। संप्रेषण में बाधाएं भी होती हैं। संप्रेषण की पहली बाधा है शारीरिक बाधा। हो सकता है कि बच्चों के अपने शरीर पर कंट्रोल ही ना हो, तो जिस वजह से वो ज्ञान हासिल ना कर पाए। बच्चों के अंदर मानसिक प्रॉब्लम होने के कारण भी संप्रेषण कई बार नहीं हो पाता। कुछ बच्चे दिमागी रूप से कमजोर हो जाते हैं। कई बार भाषा भी संप्रेषण में बाधा बन जाती है। ऐसा भी होता है कि टीचर की भाषा अलग हो और स्टूडेंट्स को दूसरी भाषा में समझना आए, तो समझना होता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने टीचर्स को दो भाषाएं तो सिखा करके रखते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ताकि वो आसानी से बच्चों के साथ डील कर सके। फिर है सामाजिक। कुछ सामाजिक बाधाएं ऐसी भी हैं जो बच्चों को विकास नहीं होने देती, संप्रेषण में बाधा पैदा करती हैं। जैसे कि लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने देंगे। कई समाज ऐसे हैं जो लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने देते, तो जिससे लड़कियों को संप्रेषण नहीं मिल पाता है और वो पीछे रह जाती हैं। तो संप्रेषण की जो बाधाएं हैं वो सामाजिक है, मानसिक है, भाषात्मक है और सामाजिक बाधाएं हैं। फिर है प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत। अगर आप प्रभावी संप्रेषण कर रहे हो तो उसके लिए आपको यही चाहिए कि आपकी भाषा सरल हो, विद्यार्थियों के समझने योग्य हो, यानी कि विद्यार्थियों के सत्र के अनुसार हो। हमें बच्चों से उनका फीडबैक लेते रहना चाहिए। उदाहरण को हमें चित्रों के द्वारा भी समझाना चाहिए और सक्रिय भागीदारी रहनी चाहिए विद्यार्थियों की। ये नहीं होना चाहिए कि टीचर ही बोलता रहे, विद्यार्थी तो कुछ बोले ही ना। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए सरल, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, फीडबैक मिलते रहना चाहिए, विद्यार्थियों के सत्र के अनुसार समझाना चाहिए, उदाहरण को चित्रों, वीडियो आदि के द्वारा समझाना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा समझाना चाहिए, यानी कि उनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा संप्रेषण का जो टॉपिक था, जो शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूरा हुआ। फिर है शिक्षण में महत्व। जो शिक्षण में संप्रेषण का महत्व है, यानी कि कम्युनिकेशन का शिक्षण में जो महत्व है वो इतना ज्यादा है कि इसके द्वारा आप अच्छे से शिक्षण कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने विद्यार्थियों को प्रभावी सिखाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता है। एक टीचर जितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है वो अपने बच्चों को टॉपिक उतनी ही आसानी से समझा सकता है। शिक्षक विद्यार्थी का संबंध भी मजबूत होना चाहिए और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षक बहुत शांत स्वभाव का हो। शिक्षक को टॉपिक इतना अच्छे से पढ़ाना चाहिए कि उसमें बच्चों की रुचि बढ़ती चली जाए। खुद शिक्षक को भी अपना विषय अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए और उसे अपने विद्यार्थियों की सभी प्रकार की गलत फहमियों को दूर करने वाला भी होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है उसके द्वारा आप रुचि बच्चों की बढ़ा सकते हो और उन्हें विषय को भी अच्छे से स्पष्ट कर सकते हो, और उनके मन में जो भी गलत फहमियां बैठी हुई है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी विषय से रिलेटेड, तो आप उसे कम्युनिकेशन के द्वारा दूर कर सकते हो। इसीलिए शिक्षण में संप्रेषण, कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के तरीके इस प्रकार हैं। आप बच्चों से प्रश्न उत्तर करके भी अपने संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को
अधिक प्रभावशाली बना सकते हो? बच्चों से चर्चा करके यानी कि विचार विमर्श करके संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आईसीटी और उदाहरण आधारित शिक्षण करके भी आप जो है अपने शिक्षण को संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हो। साथ ही साथ अगर आप बच्चों को पीयर ग्रुप में सिखाना स्टार्ट करोगे यानी कि समूह कार्य देना शुरू करोगे तो बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन की भावना डेवलप होगी और शिक्षण में संप्रेषण अधिक से अधिक बढ़ सकेगा। शिक्षण के सूत्र है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षण के सूत्र यानी कि मैगजीन्स। इसका अर्थ क्या है? ये वे नियम है जिनका पालन करके शिक्षक शिक्षण को सरल, प्रभावी, रोचक बनाता है। तो मैगजीन्स का यूज करके शिक्षक शिक्षण को सरल, प्रभावी और रोचक बनाता है। इंटरेस्टिंग अगर आपको कोई भी टॉपिक बनाना है तो उसके लिए आपको शिक्षण के सूत्रों का पता होना जरूरी है। सूत्र यानी कि पढ़ाने के सही तरीके, ऐसे तरीके जिनसे बच्चा अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कक्षा में बैठ सके और आपके नॉलेज को ले सके। तो प्रमुख सूत्र, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स क्या है इसके? सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात, पहले संख्या सिखाकर फिर भिन्न सिखानी चाहिए हमें बच्चों को। यानी कि सबसे पहले आपको बच्चों को ज्ञात नॉलेज देनी चाहिए और उसके बाद अज्ञात की नॉलेज देनी चाहिए। जिसका एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले आप बच्चों को गिनती सिखाइए और उसके बाद आप बच्चों को भिन्न का ज्ञान देना शुरू कीजिए। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है या डेसिमल नंबर है, उनकी नॉलेज तभी दी जा सकती है जब बच्चों को सबसे पहले 1 2 3 आए, काउंटिंग्स आए। सरल से कठिन की ओर हमें पढ़ाना चाहिए। पहले हमें बच्चों को जोड़ना सिखाना चाहिए और उसके बाद उन्हें गुणा करना सिखाना चाहिए। ये इसका एक एग्जाम्पल है। मूर्त से अमूर्त की ओर हमें बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले बच्चों को सेब दिखाओ और फिर बच्चों को संख्या सिखा दो कि ये सेब होता है, मैंने एक सेब रखा, ये A1 है यानी कि एक है, 2 ले लिए तो ये 2 है, 1 और 2 को एक साथ कर दिया तो ये 3 हो गए। तो इस तरीके से हम मूर्त से अमूर्त चीजों को बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों को विशेष से सामान्य की ओर भी पढ़ाना चाहिए। पहले हमें बच्चों को उदाहरण दे देने चाहिए और फिर उन्हें नियम बता देने चाहिए। सामान्य से विशेष भी एक आपका मैगजीन है। इसके अंतर्गत पहले आप बच्चों को नियम बताइए और फिर आप बच्चों को उदाहरण दीजिए। खासकर मैथमेटिक्स में ही ये नियम लागू होता है सामान्य से विशेष का, जिसमें पहले बच्चों को फार्मूलाज दे दिए जाते हैं और बाद में उन्हें उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाए जाते हैं। आगे देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण, एनालिसिस टू सिंथेसिस। पहले फॉर एग्जाम्पल पहले भागों में समझाना चाहिए बच्चों को और फिर बच्चों को पूरा जोड़ करके समझा देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक को धड़ाधड़ समझा दिया और बच्चों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। हमें बच्चों को जो बड़े टॉपिक्स हों उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके फिर समझाना चाहिए और एंड में उसकी सारी समरी बच्चों को दे देनी चाहिए। यही है विश्लेषण से संश्लेषण। फिर है मनोवैज्ञानिक से तार्किक। पहले इसके लिए एग्जाम्पल है कि पहले बच्चों की रुचि देखो, फिर विषय की संरचना आप तैयार करो। पहले समझो कि आपके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका मानसिक लेवल क्या है। मानसिक लेवल जानने के बाद ही बच्चों को हमें टॉपिक समझाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के द्वारा समझाना चाहिए। अगर बच्चों की मानसिक जो क्षमता है वो तीव्र है तो उन्हें उसी तीव्रता के आधार पर पढ़ाना चाहिए और अगर बच्चों की मानसिक योग्यता थोड़ी लो है तो उन्हें उसी लो मानसिकता को ध्यान में रख करके ही टॉपिक को इतने सरल तरीके से समझाना चाहिए कि वो टॉपिक बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। फिर है अनुभव से
तर्क प्रयोग करके, फॉर एग्जाम्पल प्रयोग करो पहले और फिर बच्चों को नियम समझा दो, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिकल करवाओ पहले और उसके बाद बच्चों को नियम समझाओ। क्रियात्मक विधि में है फॉर एग्जाम्पल बच्चे खुद करके सीखें, यानी कि बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दो, मॉडल बनाने दो कि ये तुम ये काम करो, तो ये हो गई उनके कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दो ताकि बच्चे स्वयं से सीख सके। फिर है पूर्ण से अंश, इसका मतलब ये है कि आप पहले बच्चों को पूरी चीज दिखा दो और फिर उसके भाग समझाने शुरू कर दो। ये खासकर सामाजिक में यूज होता है। जैसे आपने पहले बच्चों को पूरा नक्शा दिखा दिया भारत का और फिर बच्चों को उसके राज्य समझा दिए। तो पहले आपने बच्चों को कहा कि ये आपका इंडिया का मैप है और इसमें यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर केरला है। इस तरीके से आप बच्चों को जो है समझा सकते हो। पहले पूरा दिखाया फिर उसके भाग समझा दिए। तो पूर्ण से अंश की ओर जितनी भी ये विधियां हैं ये किसी ना किसी सब्जेक्ट में प्रयोग होती ही है। हर विधि को आप हर सब्जेक्ट में प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु सभी विधियों को आप याद करके किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रयोग करके अपनी कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बना सकते हो। फिर है अनिश्चितता से निश्चित, यानी कि अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर। इसके लिए आपको पहले बच्चों को सामान्य जानकारी चीजों की देनी चाहिए और फिर आपको उसके बारे में स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। निकट से दूर की ओर, पहले आसपास की चीजें बच्चों को समझानी चाहिए और फिर दूर की। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि पहले आप अपने शहर के बारे में बच्चों को बताओ, उसकी विशेषताएं बताओ बच्चों को, और फिर आप बच्चों को देश के बारे में बताओ। अगर आप पहले ही देश के बारे में बताओगे और बच्चों को अपने राज्य के बारे में या अपने शहर के बारे में नहीं बताओगे तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की नॉलेज को अधूरा रख देगा। जैसे कि अगर मैं हरियाणा की हूँ तो हरियाणा से रिलेटेड सभी नॉलेज मुझे होनी चाहिए ताकि वो मेरे काम आ सके, और फिर इंडिया की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस देश के अंदर हम रहते हैं, और उसके बाद वर्ल्ड की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो पहले अपने राज्य की हो, अपने शहर की हो, फिर देश की हो और फिर विदेशों की नॉलेज होनी जरूरी है। आगे है शिक्षण पर विधियां। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है शिक्षण पर विधियां। देखिए, यह शिक्षण पर विधि वह तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक ज्ञान को विद्यार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाता है। ये परविधियां यानी कि ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा शिक्षक ज्ञान को विद्यार्थियों तक बड़े इंटरेस्टिंग वे से बताता पहुंचाता है। यानी कि ये पढ़ाने की विधियां हैं, इनकी विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषता ये है कि ये उद्देश्य पूर्ण होती है। दूसरी विशेषता है विद्यार्थी के स्तर के अनुसार चुनी जाती है। तीसरी विशेषता है सीखने को सरल और रोचक बनाती है। और चौथी विधि है बाल केंद्रित होती है ये। पांचवी विशेषता है कि ये व्यवहार परिवर्तन में सहायक होती है। जो पांचवी विधि है वही सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। तो जो शिक्षण की विधियां हैं वो अनेकों उद्देश्य लिए हुए हैं, पर अंत में जाकर के हर विधि यही चाहती है कि बच्चे के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए, उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उस शिक्षण का कुछ जीवन में योगदान है, अन्यथा उस शिक्षण का जीवन में कोई योगदान नहीं होता। इसीलिए शिक्षण विधियां उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं कि हमें बच्चे के अंदर परिवर्तन लाना है, वो भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसमें
इसमें देखिए प्रकार, सबसे पहले आपकी पारंपरिक प्रविधियां हैं यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स, जो पुराने समय से प्रयोग हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण विधि है व्याख्यान विधि, और ये सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड है। जब हमारे ऋषि मुनि होते थे उस समय से यह विधि प्रयोग की जाती है। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, जिसमें शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं। अधिक जानकारी कम समय में ही ट्रांसफर कर दी जाती है। इसका लाभ ये है कि इसमें आप समय की बात करते हो, समय के अनुसार समझाते हो और समय की बचत कर लेते हो। इसकी मुख्य हानि ये है कि इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, वो सिर्फ बैठ करके सुनते हैं और अध्यापक बोलता रहता है। तो सबसे पहले आई हमारी व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। फिर है आगे हमारी प्रश्न उत्तर विधि यानी कि क्वेश्चन आंसर। शिक्षक प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उत्तर देता है। इसमें क्या होगा, एक शिक्षक जब टॉपिक करवा देगा तो बच्चों से प्रश्न करेगा और विद्यार्थी उसका उत्तर देंगे। इसका लाभ ये है कि इसमें बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है, परंतु इसकी हानि ये है कि इसमें सभी छात्र भाग नहीं लेते। सिर्फ वही छात्र भाग लेते हैं जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर देने हैं या जिन्हें उत्तर आते हैं। अब जिन्हें उत्तर नहीं आते वो तो उत्तर देंगे नहीं, वो भाग इसमें लेंगे नहीं, तो ये इसकी एक हानि हो गई। फिर है आगे व्याख्या विधि। ऊपर थी व्याख्यान विधि, यह है व्याख्या विधि यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड। वेरी इजी, कठिन विषय को सरल भाषा में समझाना ही आपकी एक्सप्लेनेशन मेथड है। ना ही तो इसका कोई ज्यादा लाभ है, ना ही इसकी कोई हानि है, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, कठिन टॉपिक को सरल शब्दों में समझा दोगे और बच्चों से फीडबैक ले लोगे। समझ में आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो दोबारा से समझा दोगे। फिर है आगे आधुनिक और नवीन मॉडर्न विधियां। जो हमारी ट्रेडिशनल विधियां हैं वो तो तीन ही है, व्याख्यान विधि है, हमारी प्रश्न उत्तर विधि है और व्याख्या विधि है। पर आधुनिक नवीन विधियां, मॉडर्न विधियां भी जिन्हें कहते हैं, ये हमारी कई हैं। इसमें सबसे पहले है आपकी परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। ये विधि जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। इसमें विद्यार्थी को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, विद्यार्थी घर से प्रोजेक्ट बना के लाता है, विद्यार्थी स्वयं कार्य करके इसमें सीखते हैं। इसका लाभ ये है कि अनुभव आधारित सीखना हो जाता है। इसका उदाहरण है मॉडल बनाना। बच्चे मॉडल बना के लाते हैं और उससे उन्हें अनुभव होता है, वे स्वयं ही कार्य करते हैं। फिर सेकंड हमारा जो मेथड है वो है समस्या समाधान विधि। पहली थी प्रोजेक्ट विधि, अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या देकर समाधान खोजने को कह देते हैं हम। जैसे टीचर ने क्लास में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट को घर से करने के लिए दे दिए, तो इस विधि को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। इसका लाभ ये होता है कि बच्चों की सोचने की और तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर तीसरी आती है खोज विधि यानी कि डिस्कवरी मेथड। फर्स्ट जो थी हमारी वो तो प्रोजेक्ट थी, दूसरी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरी हमारी डिस्कवरी आ गई। डिस्कवरी मेथड जो है जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। इसमें विद्यार्थी स्वयं ही खोज करके सीखते हैं और वो खोजकर्ता बनते हैं। वेरी बेस्ट टेक्निक जो है वो डिस्कवरी मेथड है, जो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बच्चे बनते हैं उनके अंदर डिस्कवरी मेथड बहुत होता है। फिर है चर्चा विधि यानी कि डिस्कशन मेथड। समूह में विचार विमर्श करते हैं। इसका लाभ ये है कि विचारों का आदान प्रदान होता है। जो अच्छे बेनिफिशियल विचार लगते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जो कम अच्छे होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है।
फिर है खेल विधि यानी कि प्ले वे मेथड, खेल खेल में ही सीखना बच्चों को सिखाया जाता है। फिर इसमें क्या होगा, इसका लाभ ये है कि बच्चों में रुचि बढ़ेगी, उनके आनंद बढ़ेगा, वो खेल खेल में सीखेंगे, पढ़ाई उन्हें पढ़ाई जैसी नहीं खेल जैसी लगेगी। और हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका भी यही उद्देश्य है कि बच्चों को खेल खेल में समझाया जाए, उनके ऊपर पढ़ाई का बर्डन ना हो। फिर है गतिविधि आधारित विधि यानी कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड, यानी कि करके सीखना। बच्चों को आप एक्टिविटी दो करने के लिए और बच्ची वो एक्टिविटी करके लाएं, तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जब समर वेकेशन होती है या विंटर वेकेशन होती है तो टीचर्स जो है बच्चों को होमवर्क देते हैं, जिसमें वो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए देंगे, जैसे कैलेंडर का यूज करने के लिए, न्यूज़पेपर का यूज करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए देंगे। तो इससे ये गतिविधि आधारित विधियां हैं जिससे बच्चों की मानसिक क्षमता बढ़ती है, इसे करके सीखना कहते हैं। फिर है हमारी सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, समूह में मिलकर सीखना। इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि बच्चे एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और टॉपिक, और जो आप उन्हें जिस टॉपिक पर समूह कार्य करने के लिए दोगे वो कम समय में भी पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों के अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना बढ़ेगी, उनकी जो आपस में विचार हैं वो मजबूत होंगे एक दूसरे के लिए। फिर है आईसीटी आधारित शिक्षण पर विधियां, इसमें आप बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ा सकते हो, वीडियो प्रोजेक्टर्स का यूज कर सकते हो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा भी आप पढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा पढ़ा रही हूँ। इसका जो भी आप विधि यूज करोगे उसके आधार भी होता है, आधार हमेशा विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके ही तैयार किया जाता है कि विद्यार्थियों का जो सतर है उसी के आधार पर उनके अनुसार ही शिक्षण विधियां प्रयोग की जाए। विषय वस्तु पहले तैयार कर ली जाए कि आपको बच्चों पर जो टॉपिक समझाना है उसको किस तरीके से समझाना है। फिर आपको समय का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा समय एक टॉपिक ना ले, आप बच्चों को सारी जानकारी अच्छे से कम समय में दे दो, एक्स्ट्रा हैवी वर्क ना लो किसी भी चीज का। बच्चों के लिए उपयुक्त संसाधन मौजूद होने चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और साथ ही साथ कक्षा का आकार भी बड़ा होना चाहिए। कक्षा जो है, कमरे जो है वो खुले और हवादार होने चाहिए ताकि सफोकेशन कमरों में ना हो और बच्चे आसानी से पढ़ सके। रोशनी की सुविधा अच्छे से होनी चाहिए ताकि उन्हें बोर्ड पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे सके। तो आप जो भी विधि यूज करो उसका आधार ये 5 बातें होती हैं कि बच्चों के स्तर को ध्यान में रखना है, विषय वस्तु तैयार करनी है, कक्षा के कमरे अच्छे होने चाहिए, समय का ध्यान रखना होगा कि अधिक समय ना लगे और सभी प्रकार के संसाधन भी मौजूद हो। फिर है आगे महत्व, सीखने को प्रभावी बनाती है शिक्षण विधियां, विद्यार्थियों को भी सक्रिय बना देती हैं शिक्षण विधियां, विषय को सरल बनाती हैं शिक्षण विधियां और बच्चों के अंदर रुचि, इंटरेस्ट, प्रेरणा, मोटिवेशन को भी बढ़ा देती हैं हमारी शिक्षण विधियां। इसीलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको पढ़ाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की उनके विषय के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। जब आप बीएड में जाते हो तो बीएड में सबसे पहले जो 5-10 टीचिंग करवाई जाती हैं वो माइक्रो टीचिंग होती हैं। आपके जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें 5 एक की और 5 एक की, तो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण हो गई। यह एक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक अपनी एक एक शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल का अभ्यास करता है। फायदा ये होता है कि इसमें कम स्टूडेंट होते हैं और कम ही समय मिलता है। तो कम समय हो गया 5 से 10 मिनट का और कम विद्यार्थी आपके सामने बैठे होंगे 5 से 10,
और एक ही कौशल पर आप ध्यान दोगे। इसके अंदर एक टॉपिक पकड़ लिया, 5-10 मिनट में 5-10 बच्चों को करवा दिया। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कौशलों का छोटे स्तर पर अभ्यास करता है। ये एक ऐसा कौशल है जिसमें एक शिक्षक अपने शिक्षण कौशल का बहुत छोटे स्तर पर अभ्यास करता है कि भाई उसने बच्चों को मोटा मोटा समझा देना होता है कि बच्चों के माइंड में भी बात चली जाए और समय भी ज्यादा ना लगे। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें कम समय 5 से 10 मिनट लगते हैं, सीमित छात्र बैठते हैं, 5 से 10 ही। एक ही कौशल आप समझाओगे और आपको तुरंत प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिल जाएगा। 5-10 बच्चे बैठे हुए हैं, टॉपिक छोटा है, बच्चों को आसानी से समझ में आ ही जाएगा, तो जिस वजह से बच्चों की तरफ से आसानी से फीडबैक मिल जाता है। फिर है सुधार का अवसर। जब 5-10 मिनट ही लगते हैं, बच्चों से आप फीडबैक भी ले लोगे तो 30 या 45 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो आपको उसमें सुधार करने का भी अवसर मिल जाएगा। अगर बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप वो टॉपिक बच्चों को दोबारा से समझा करके सुधार कर सकते हो। अगर आपने एक टॉपिक को किसी तरीके से समझाया और उस तरीके से बच्चों को वो टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप दूसरे टॉपिक का प्रयोग करके भी उस टॉपिक को दोबारा से समझा सकते हो। तो सूक्ष्म शिक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको एक ही लेक्चर में सुधार करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। तुरंत की तुरंत बच्चे फीडबैक दे देते हैं और कम समय में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा देते हो। सूक्ष्म शिक्षक के प्रमुख कौशल क्या है? सूक्ष्म शिक्षक नहीं है, ये सूक्ष्म शिक्षण है। यहाँ पर शिक्षण, तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो है उसमें आप जिन कौशलों का प्रयोग करते हो वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहले प्रस्तावना इंट्रोडक्शन कौशल आता है। आप बच्चों को सबसे पहले छोटा सा इंट्रो दे दोगे टॉपिक से रिलेटेड, फिर आगे आ जाएगा प्रश्न पूछने का कौशल यानी कि क्वेश्चनिंग कौशल। आप बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस क्लास में टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, यानी कि प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं आप बच्चों की, जिसे हम पीके टेस्टिंग कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के अंदर इंट्रोडक्शन देने के बाद आपकी क्वेश्चनिंग आ जाएगी, पीके टेस्टिंग आ जाएगी और फिर आप बच्चों की नॉलेज देख करके आप अपना व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हो उस टॉपिक को। और जब आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद आप उससे रिलेटेड एग्जांपल्स अपने बच्चों को दोगे ताकि उन्हें वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके, वो उसको अच्छे से अप्लाई कर सके कि भाई यस इस एग्जांपल से हमें ये चीज अच्छे समझ में आई, ये हमने देखा हुआ था। तो ये हो गया उसको अप्लाई करना टॉपिक को। आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके भी आप अपने सूक्ष्म शिक्षण बच्चों को समझा सकते हो कि आपने ब्लैक बोर्ड पर टेबल वगैरह बना दी और अपना टॉपिक समझा दिया। और जब आपने टॉपिक बच्चों को समझाया है, आपने बच्चों से पूछा कि भाई आपको समझ में आया, बच्चे कहेंगे यस, फिर भी आप एक बार और उस टॉपिक को समझा दो अपनी तरफ से, 1-2 बार खुद ही अपनी तरफ से समझा दिया, उसे आप कहोगे रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन कौशल। और अंत में आपका आ जाएगा समापन कौशल यानी कि क्लोजर स्किल। आपको वो टॉपिक इस तरीके से समाप्त करना आना चाहिए कि उसका लिंक नेक्स्ट टॉपिक से बन सके, क्योंकि जो भी टीचिंग होती है वो कनेक्टेड होती है, ब्रेकेबल नहीं होती। हमेशा जो टीचिंग है वो कनेक्टिंग होनी चाहिए कि बच्चा नेक्स्ट डे के बारे में भी पहले ही दिन जान सके। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके 7 कौशल है। आप इंट्रोडक्शन दो, क्वेश्चन पूछो, पीके टेस्टिंग करो, एक्सप्लेन करो, फिर टॉपिक को एग्जांपल्स दो, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करो या चार्ट वगैरह का यूज करो, मॉडल्स वगैरह का यूज करो, रीइंफोर्समेंट करो बच्चों के साथ और अंत में उस टॉपिक को इस तरीके से खत्म करो कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ वो टॉपिक कनेक्ट हो सके। फिर है आगे आपके पास सूक्ष्म शिक्षण
चक्र यानी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल। इसके अंदर एक टीचर जब अपनी फाइल तैयार करता है तो उसके अंदर वो सबसे पहले अपना प्लान तैयार करता है कि उसे योजना कैसे बनानी है, योजना बनानी है, यानी कि टीचिंग प्लान होता है। आपको टॉपिक पता होगा, आपको टाइम पता होगा और आपके पास बच्चे होंगे किस क्लास की, ये आपको पता चलेगा। तो आप उसको तैयार कर दोगे अपनी फाइल के ऊपर। उसके बाद आप बच्चों को टीच करने के लिए जाओगे। टीच किया आपने बच्चों को, आपने बच्चों से फिर क्या किया, फीडबैक लिया यानी कि प्रतिक्रिया ली। अगर उन्हें समझ में नहीं आया है या समझ में आ भी गया है तो आप दोबारा से रीप्लान करोगे, पुनः योजना तैयार करोगे अपने टॉपिक की और दोबारा से आप उसे बच्चों को समझाओगे, क्योंकि सुधार का अवसर मिलता है। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा अंत में कि सुधार का अवसर मिलता है। इसकी विशेषता सूक्ष्म शिक्षण की ये है कि सुधार का अवसर मिलेगा आपको। जब सुधार का अवसर मिलेगा तो रीप्लान तो करोगे और फिर उसको रीटीच भी करोगे और बाद में आपको रीफीडबैक भी मिलेगा। तब आप संतुष्ट होगे कि बच्चे को टॉपिक समझ में आया है। प्लान किया, टीच किया, फीडबैक ली, फिर रीप्लान किया, फिर रीटीच किया और फिर री फीडबैक ली। तो ये इसका हो गया साइकिल। उद्देश्य क्या है इसका? शिक्षण कौशलों का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ जाए, प्रभावी शिक्षण तकनीक बने और त्रुटियों को पहचानना और सुधारना कि एक शिक्षक ये जान पाए कि उसके टॉपिक में क्या त्रुटि रह गई और उसे किस तरीके से सुधारा जाए, यही सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका लाभ क्या है? शिक्षक को तुरंत सुधार का मौका मिल जाता है, क्योंकि 5-10 मिनट लगते हैं टॉपिक समझाने में और फिर आगे सुधार करके आप दोबारा से रीप्लान करके, रीटीच करके, रीफीडबैक ले सकते हो। आत्म विश्लेषण की क्षमता टीचर्स के अंदर पैदा हो जाती है। टीचर ही जान पाता है कि उसके अंदर कहाँ कमी रह गई, वो कितने अच्छे तरीके से और समझा सकता है अपने बच्चों को। शिक्षण को प्रभावी बनाता है जो आपकी सूक्ष्म शिक्षण है, उसकी मदद से आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हो। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं जो है। वास्तविक कक्षा जैसा माहौल नहीं बनता है क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक होंगे। समय और संसाधन की भी आवश्यकता रहती है इसके अंदर। अब आप उसके अंदर क्या समझा पाओगे 5-10 मिनट में? फार्मूला टेबल समझा दिया आपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इतना ही हो सकता है। आप उसके अंदर प्रोजेक्टर खोल के पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो समय की भी कमी होगी और संसाधन की भी कमी होगी। कृत्रिम स्थिति होती है, बिल्कुल इसके अंदर कोई वास्तविक स्थिति नहीं हो पाती है क्योंकि आप थोड़ी समय के लिए अपने स्टूडेंट्स के सामने डील करते हो। इस विधि की खोज करने वाले जो थे वो थे .w.एलन। 1963 में इन्होंने इस विधि को खोजा था प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए। इनका मुख्य फोकस था इस बात पर कि वन स्किल एट ए टाइम हो, कि आप एक बार में सिर्फ एक स्किल पर ही फोकस करो। तो इसमें जो उन्होंने साइकिल यूज किया वो था प्लान, टीच, फीडबैक और रीटीच। बाकी जो आगे मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने क्या किया, इसके अंदर रीटीच जब आया तो इससे पहले उन्होंने रीप्लान भी डाल दिया, फिर रीटीच और फिर रीफीडबैक। पर जो एलन थे उन्होंने इसमें 4 स्टेप्स ही बताए थे कि प्लान, टीच, फीडबैक और रीटीच। जो आगे विकसित हुई जब ये विधि तो फिर ये 6 स्टेप्स में बट गई। प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक, क्योंकि इसमें सुधार के अवसर मिलते हैं। फिर है आगे आपका शैक्षिक समावेशन। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने शिक्षण पढ़ा है, शिक्षण पर विधियां पढ़ी हैं, उस टॉपिक में हमने अपना ये कंप्लीट किया है या अभी बाकी है। तो आज हमने सूक्ष्म शिक्षण तक पूरा कंप्लीट कर लिया है अपना। देखते हैं अभी
इस टॉपिक के अंदर हमने शिक्षण का अर्थ भी किया है, उद्देश्य भी, संप्रेषण भी, शिक्षण के सिद्धांत भी कर लिए हैं, शिक्षण के सूत्र भी कर लिए हैं और शिक्षण पर विधियां भी कर ली हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं भी की हैं, सूक्ष्म शिक्षण भी एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल भी। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो समावेशी शिक्षा का होगा, क्योंकि हमने संप्रेषण पढ़ा है। अब जब संप्रेषण पढ़ा है तो समावेशी शिक्षा तो आगे आएगी ही, संप्रेषण का योगदान ही समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना होता है। तो इसमें ये सब हो गया हमारा टॉपिक। शिक्षण पर विधियां भी हमने कर ली, विशेषताएं भी, इनके प्रकार भी। पारंपरिक परविधियां हुई हैं हमारी, पारंपरिक परविधियों में सिर्फ 3 थी, फिर आधुनिक मॉडर्न विधियां आई जो कि हमारी टोटल 7 टाइप की थी, और ये लास्ट वाली आईसीटी में मैंने डाल दी थी है। ठीक है, अब आईसीटी के बाद सूक्ष्म शिक्षण आया, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, प्रमुख कौशल आए इसके, साइकिल आ गया इसका, उद्देश्य, लाभ, सीमाएं और फाउंडर जो थे इसके डब्ल्यू एलन थे, 1963 में इन्होंने इसकी खोज की। फोकस इनका ये था कि भाई 1 स्किल एट ए टाइम होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग साइकिल में प्लान, टीच और फीडबैक रीटीच थी। बाद में इसके अंदर 6 स्टेप हो गए, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो शैक्षिक समावेशन होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, शारीरिक दक्षता, यानी कि जैसे दृष्टि बाधित बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, वाक बाधित बच्चे हैं, अस्थि बाधित बच्चे हैं, और मानसिक दक्षता। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हमारी शिक्षण और शिक्षण पर विधियां वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।